सब्सक्राइब कीजिए संदीप नौनीवाला क्लासेस को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे आगे देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। तो आपने पुराना जो पढ़ा होगा, अगर कुछ डाउट है तो आप नीचे जाके कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा हम पढ़ रहे थे आगे वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में कि जो लाल केचुए रहते हैं वो मदद करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग बनाने में। क्रियाकलाप 2 पर आ गए थे हम। मैदान में आइए, एक गड्ढा लगभग 30 सेंटीमीटर गहरा, मतलब इतना लंबा आपको गड्ढा बना लेना है, और खोदें अथवा कोई लकड़ी या बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखें जो ना तो गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा। ऐसे स्थान के बारे में अपना विचार, और जहां सीधी धूप नहीं पड़ती हो। आइए इस गड्ढे अथवा बक्से में लाल केंचुओं के लिए आरामदायक घर बनाते हैं। गड्ढे अथवा बॉक्स की तली में एक जाल अथवा मुर्गा जाली बिछा दीजिए। अब विकल्प के रूप में तली में रेत की 1 और 2 सेंटीमीटर मोटी परत भी बिछा सकते हैं। मतलब पहले गड्ढा खोद लेना है, उसमें फिर हल्की पतली जो आप चाहें तो उसमें रेत भी ऐसे डाल सकते हैं। जब रेत के ऊपर सब्जियों और अथवा फलों के अपशिष्ट बिछा दीजिए। आप हरी पत्तियां, पौधों की सूखी डंडियों के टुकड़े, भूसा और समाचार पत्र की 1 इंच चौड़ी पट्टियाँ काटकर भी उन्हें रेत अथवा जाली के ऊपर बिछा सकते हैं। आप अपनी नोटबुक के बेकार गत्तों को काटकर भी पत्तियां बना सकते हैं, परंतु चमकीले प्लास्टिक वाले कागज और कार्टन का प्रयोग ना करें। रेत अथवा तार की जाली पर सूखे गोबर भी बिछाया जा सकता है। ऐसी चीज़ें उपयोगी नहीं करना जिससे जो केंचुओं को नुकसान पहुंचते हैं, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, कांच वाँच। कुछ जल छिड़क कर इस परत को नम बनाइए। ध्यान रहे कि जल इतना अधिक ना हो कि वो बहने लगे। अपशिष्ट की परत को दबाइए नहीं, इसे पोला ही रहने दीजिए ताकि इस परत को पर्याप्त मात्रा में वायु और नमी मिलती रहे, जिससे आसानी से केंचुए वो घूमते रहे वहाँ पे। अब आपका गड्ढा लाल केंचुओं के स्वागत के लिए तैयार है। कुछ लाल केंचुए खरीदकर इन्हें अपने गड्ढे में रखिए, और खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो कहीं से भी जो है केंचुए मिल जाते हैं। अब इन्हें जूट की बोरी और पुरानी चादर अथवा घास से हल्के से ढक दीजिए। आपके लाल केंचुओं को भोजन चाहिए। आप इन्हें फल तथा सब्जियों के अपशिष्ट, काफ़ी तथा चाय छानने के बाद बची हुई पत्तियां तथा खेत एवं बगीचे के खरपतवार दे सकते हैं। इस गड्ढे में इस भोजन को लगभग 2-3 सेंटीमीटर गहराई में दबाकर रखना अच्छा हो सकता है, और इसमें आपको नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस, दूध से निर्मित अपशिष्ट पदार्थ भोजन के रूप में लाल केंचुओं को नहीं देना है। जो बेस्ट चीज़ें हैं जिनमें से ये चीज़ें आपको, नमक, अचार वगैरह तो बिल्कुल भी, तेल वगैरह नहीं डालना है। इन वस्तुओं को गड्ढे में डालने से उनमें रोगकारक जीव उत्पन्न होने लगते हैं, जो क्या है, केंचुओं को भी खा जाते हैं। कुछ दिनों के अंतराल में गड्ढे के पदार्थों को धीरे धीरे मिलाते रहें और इसकी ऊपरी सतह को हिलाते रहें। ये लाल केंचुओं के लिए आहार इसमें बता रहा है पूरा वेस्ट मटेरियल जो है। लाल केंचुओं के दांत नहीं होते, इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ट्स कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। यदि आप अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख का सीपी का चूरा आहार के साथ मिला देंगे तो यह आहार के साथ कृमि के गिजर्ट में पहुंच जाता है, जो भोजन के पीसने में उनकी सहायता करता है। कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है, मतलब हल्का फुल्का ही खाते हैं वो। लाल केंचुए बहुत गर्म और अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। उन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने केंचुओं की भली भांति देखभाल करते हैं तो 1 मास में उनकी संख्या 2 गुनी हो जाती है। मतलब अच्छे से उनकी जब देखभाल होगी तो वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएंगे। और 3 से 4 सप्ताहों के अंतराल पर अपने गड्ढे का सावधानीपूर्वक परीक्षण करते रहें। क्या आपके गड्ढे में किसी मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखाई देता है?
अब आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार है। मतलब हल्का हल्का जो बन जाती है वो खाद बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहती है, जिसको जो खाद को पौधों को और या फिर फसल वगैरह में उपयोग की जाती है। इस गड्ढे के एक किनारे पर आहार के रूप में कुछ अपशिष्ट डालिए। अधिकांश कृमि अन्य भागों को छोड़कर गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित हो जाइए। दूसरे भाग से खाद को निकालकर कुछ घंटे तक इसे धूप में सुखाइए। आपका वर्मी कंपोस्ट प्रयोग के लिए अब तैयार है। इसको चाहें तो आप डाल सकते हैं। गड्ढे के एक बचे हुए भाग में अधिकांश कृमि हैं। आप इनका उपयोग और अधिक कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं, अथवा आप इन्हें किसी कंपोस्ट बनाने वाले को बांट सकते हैं। तो चाहें तो जो बनाता है उसको भी दे सकते हैं। तो हमने एक्टिविटी की है। इस उत्तम वर्मी कंपोस्ट और खाद को आप अपने गमलों, बगीचों एवं खेतों में डाल सकते हैं। क्या यह अपशिष्ट में सर्वोत्तम प्राप्त करने वाला जैसा नहीं है? आप में से जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं वे बड़े गड्ढों में वर्मी कंपोस्ट बनाकर परीक्षण कर सकते हैं। इनमें आपको बहुत से धन की बचत भी होगी जो आप महंगी रासायनिक उर्वरक खाद खरीदने में करते हैं। और महंगे रासायनिक खरीदते हैं तो जिससे आजकल बहुत सारी बीमारियां भी हो रही हैं। तो इस कारण से जितना ज़्यादा हो सके उतना हमको खाद का उपयोग करना चाहिए, नेचुरल खाद का, जिससे बाद में कोई परेशानी ना हो। सो हम इंग्लिश में बात कर लेते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग। वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ ऑल ऑफ प्लांट्स बाय सप्लाइंग देम विथ कंपोस्ट, एंड वी ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू अवर सेल्फ बाय मेकिंग कंपोस्ट। और हम कंपोस्ट बनाकर भी जो है पौधों के बहुत अच्छे मित्र बन सकते हैं। जैसे हम यदि बात करते हैं तो टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवर्म आर आल्सो कॉल्ड फार्मर फ्रेंड्स, क्योंकि वो बहुत सारी मदद करते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ अ टाइप ऑफ अर्थवर्म कॉल्ड रेडवर्म is used for composting. This method of preparing compost with help of redworms is called vermicomposting, and we can try to make manure by vermicomposting at school. हम चाहें तो ऐसे गड्ढे बना के भी आप काम कर सकते हैं। जैसे हम एक्टिविटी 2 में यदि बात करते हैं, लेट अस डिग अ पिट अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप। आप चाहें तो और गहरा भी कर सकते हैं, जितना आप हाथ आसानी से जा सके। 30 सेंटीमीटर काफ़ी रहता है। और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस विच इज़ नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, क्योंकि जो रेड वॉर्म्स हैं, अर्थवर्म हैं, उनको नमी में मतलब नमी उनको पसंद रहती है। यदि आप ज़्यादा गर्म करेंगे, ज़्यादा ठंडा रखेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो लेट अस नाउ मेक अ कंफर्टेबल होम फॉर अवर रेड वर्म्स इन अ पिट और अ बॉक्स। मतलब कहीं भी आप चाहें तो बना सकते हैं। स्प्रेड अ नेट और चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स। आप चाहें तो ऐसे नेट बना सकते हैं, यहाँ पर रेत वगैरह भी बिछा सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 to 2 थिक लेयर ऑफ सैंड्स एज एन अल्टरनेटिव। मतलब चाहें तो इसमें रेत भी ऐसे 1 या 2 सेंटीमीटर की रेत भी इसमें बिछा सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या करना है, नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड्स, एंड वन कैन ऑल्सो यूज ग्रीन लीव्स, पीसेस ऑफ ड्राइड stalks of plant and husks, or pieces of newspapers or cardboards to spread over the layer of sands। मतलब और भी चाहे तो उसमें बिछा सकते हैं। However, shiny or plastic coated paper should not be used for this purpose. Dried animals dung and could also be used as a spread over sand or wire mesh, and sprinkle some water to make this layer। और उसमें थोड़ा सा हल्का जो है पानी डाल देंगे जिससे वहाँ पे थोड़ी नमी बनी रहे। और इतना ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है कि वहाँ पे पूरा बहने लगे, जिससे उसमें परेशानी जाए केंचुओं को। टेक केयर नॉट टू यूज एक्सेस ऑफ वाटर एंड डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट। कीप द लूज एंड इट हैज सफिशिएंट एयर और मॉइस्चर। तो ज़्यादा उसको दबाना नहीं है, ऐसा हल्का फुल्का रखना है। नाउ योर पिट इज़ रेडी टू, सो
to welcome the red worm, buy some red worms and put them in your pit। और आपको जो है रेड वर्म खरीद लेना है, नहीं तो ऐसे लाल कलर वाले लाल केचुए मिल जाते हैं। कवर देम लूजली विथ गनी बैग्स और ओल्ड शीट ऑफ क्लॉथ लेयर ऑफ ग्रास। सो आप इसको ऊपर से कवर भी कर सकते हैं जिससे डायरेक्ट जो है सनलाइट वहाँ पे ना पहुँचे। Your red worms need food. You can give them vegetable, fruit waste, coffees and tea remains and weeds from the fields, gardens, or it might be a good idea to bury this food about 2-3 centimeter inside the pit, and do not use wastage that may contain salt, pickle, oil, vinegar, meat, milk प्रिपरेशन एज फूड योर रेड बम्स। और इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देना क्योंकि ये हमारे रेड बम्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इफ़ यू पुट दीज थिंग्स इन द पिट एंड डिसीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग इन द पिट, मतलब जब आप ये सब चीज़ें डाल देंगे तो उसमें हमारे ऐसा भी हो सकता है कि हमारे रेड बम्स को भी किल करने के लिए बहुत सारी चीज़ जो है वहाँ पे आ जाए। उसके बाद once in a few days gently mix move the top layer of your pit। उसके बाद क्या है, जो ऊपर की लेयर को उसको भी मिक्स करते रहना है। and red worms do not have teeth and they have a structure called gizzards। आप बड़ी क्लास में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे इन सब के बारे में। इस अर्थवर्म का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे कि वो किस चीज़ का उपयोग करते हैं जिससे अपने फूड को डाइजेस्ट और अपने चबाने के लिए। which helps them in grinding their foods, and powdered egg shells and sea shells could be mixed with the wastes, and this would help red worms in grinding their food। A red worm can eat food equal to its own weight in a day, मतलब एक दिन में अपने जो वजन के बराबर भी भोजन ले सकते हैं। रेड वर्म डू नॉट सर्वाइव इन अ वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स, मतलब वो नमी में रहते हैं, ना तो ज़्यादा गर्म और ना तो ज़्यादा ठंडे में सर्वाइव कर सकते हैं। दे ऑल्सो नीड्स मॉइस्चर अराउंड देम। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ वर्म इन मंथ देयर नंबर विल बी डबल। यदि आप अच्छे से केयर करते हैं तो उनका नंबर जो है डबल हो सकता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, गड्ढा बना लेना है। उसके बाद उसमें अच्छे से हल्की तो चाहे रेत की लेयर बना सकते हैं। उसके बाद उसमें जो वेस्ट है जो सब कुछ उसमें डाल देना है, बस मिट्टी हल्की। उसके बाद फिर आपको केचुए डाल देना है और उनका खाने के लिए जो वेस्ट है वो सब डालना है। बाकी उसमें साल्ट हो गया, नमक, तेल, ये सब कुछ भी नहीं डालना है। ऑब्जर्व द कंटेंट्स ऑफ द पिट केयरफुली and after 3 to 4 weeks and do you now see loose and soil like मटेरियल इन द पिट एंड योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी, मतलब एकदम भुरभुरा सा आपको मिलेगा तो वो आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार है समझो। पुट सम वेस्ट एज फूड इन वन कॉर्नर ऑफ द पिट एंड मोस्ट ऑफ द वर्म विल शिफ्ट टूवर्ड्स दिस पार्ट। जब आप पूरा फूड वहाँ पे डाल देंगे तो पूरे जो हैं वहाँ पे उस तरफ आ जाएंगे। रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वेकेटेड पार्ट एंड ड्राई इट इन द सन फॉर फ्यू आवर्स योर वर्मी कंपोस्ट इज़ रेडी फॉर यूज। उसके बाद फिर हम चाहें तो उसको यहाँ पर पौधों में या फिर फसल वगैरह में जो छोटी मोटी जगह पे वहाँ पे डाल सकते हैं। यूज ऑफ एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पॉट्स, गार्डन्स और फील्ड्स। इज दिस नॉट लाइक गेटिंग द वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट? And those of you who have agricultural field can try vermicompost in large pit. You can save a lots of money that is spent on the buying expensive chemicals, fertilizers and manure from the market। और बहुत सारे जो केमिकल्स फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं उससे अच्छा है कि आप मैन्योर का उपयोग करें, जिससे आपके पैसे भी और बस वक्त आपको थोड़ा सा लगेगा, बस आपको बहुत सारा पैसा इसमें बच जाएगा। हम बात करते हैं, आप चाहें तो ये मैन्योर जो बनाना है, खाद बनाना, इसको ट्राई कर सकते हैं। जिसके पास यदि खेती है वो बहुत सारी जगह पे ट्राई भी कर सकते हैं।
सो आगे बात करना है, सोचिए और फिर फेंकिए। मतलब पहले हमें सोच लेना है कि इन चीज़ों को फेंकना है कि नहीं फेंकना है, ये हमारे काम आ सकती हैं कि नहीं आ सकती हैं। सो आपके विचार में हर दिन प्रत्येक घर में कितना कचरा फेंका जाता है, इसका अनुमान आप किसी बाल्टी को मात्रक के रूप में लेकर कर सकते हैं। अपने घर का कचरा एकत्र करने के लिए 5-10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए, उसमें कुछ दिन तक अपने घर का कचरा एकत्र कीजिए। कितने दिनों में यह बाल्टी पूरी भर जाती है। आप अपने घर के सदस्यों की संख्या जानते हैं। यदि आप अपने शहर अथवा नगर की जनसंख्या का पता लगा लें तो क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन आपके मोहल्ले अथवा नगर के सभी घरों में कितनी बाल्टी कचरा उत्पन्न होता है। हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ उत्पन्न कर रहे हैं, क्या है सच नहीं। मतलब बहुत सारे, हर एक घर में कचरा निकलता है, ऐसा बहुत सारा कूड़ादान जो देखा होगा वहाँ पे बहुत सारा वेस्ट निकलता रहता है। सो आइए अब हम एक ऐसे गांव के बारे में कहानी पढ़ते हैं जहाँ के लोग अधिक बुद्धिमान हैं और जहाँ कचरा कम निकलता है। नानू छठी कक्षा में पढ़ता है। उसे कागज़ का वायुयान बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब वह अपनी नई नोटबुक के पन्ने फाड़कर वायुयान बनाता है तो उसकी माँ को बहुत कष्ट होता है, परंतु नानू इसकी कोई चिंता नहीं करता। एक बार नानू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। वहाँ वह अपने मौसेरे भाई श्याम द्वारा बनाई विभिन्न चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पुरानी चार्टों से फाइलें बनाई हुई थीं, पेंसिल की छीलन से बधाई कार्डों पर फूल, पुराने कपड़ों से चटाई, पॉलीथीन की थैलियों से टोकरी आदि को देखकर नानू आश्चर्यचकित रह गया। श्याम ने तो विवाह के निमंत्रण पत्रों से एक डायरी भी बना रखी थी। एक दिन प्रातः नानू अपनी माँ को ढूंढता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नानी एक टोकरी के ऊपर एक गाढ़ी लुगदी का लेप कर रही थी। नानू ने पूछा, नानी आप ये क्या कर रही हैं? तो यह लेप क्या है? तो यह कागज़ की लुगदी है। इस लेप को मैंने चिकनी मिट्टी और कागज़ से तैयार किया है। इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है। नानी ने उत्तर दिया, परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रहे हो? तो नानू ने पूछा था। तो नानी ने उत्तर दिया कि इससे पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए। क्या तुम इसे मुझसे सीखना चाहोगे? तो नानू को कोई रुचि नहीं थी। वह खेलने के लिए बाहर भाग गया। वह तो केवल कागज़ फाड़ फाड़ कर वायुयान बनाने में रुचि रखता था। वास्तव में उसने श्याम की फाइलों में भी कागज़ फाड़ने शुरू कर दिए थे। श्याम ने नानू वायुयान बनाने के उपयोग सभी कागज़ों को एकत्र कर लिया और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या व्यवहार किया जाए। वह किसी भी कोई बात सुनता तक नहीं था। कुछ दिनों बाद नानू का जन्मदिन आने वाला था। श्याम ने नानू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना बनाई और नानू ने अपनी मिट्टी की गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और बाजार गया। उसने अपने मित्रों के लिए कागज़ के कुछ हैट खरीदे और उसने दुकानदार से इन्हें एक पॉलीथीन में थैली में रखने को कहा, परंतु दुकानदार ने उसे पॉलीथीन की थैली न देकर कागज़ की थैली दी। नानू ने बहुत ही चीज़ें जैसे टॉफ़ियाँ, बिस्किट भी खरीदे। उसे इन चीज़ों को लेकर मुश्किल लगने लगा, परंतु कोई भी दुकानदार उसे पॉलीथीन की थैली देने की तैयार नहीं था। घर में चलते समय श्याम ने उसे कपड़े का थैला ले जाने को कहा था। अब उसे उसकी बात ना मानने का दुख हुआ। किसी प्रकार वह अपनी सभी वस्तुओं को साथ लेकर घर पहुंचा। नानू के मित्रों ने जन्मदिन पर दावत खाई और बहुत से खेल खाकर पार्टी पर भरपूर आनंद किया। ऐसे ले जा रहा है जो बता रहे हैं। उसके सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज़ के हैट पहने। उसके बाद श्याम ने नानू के मित्रों के लिए कागज़ की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए। उसने नानू के लिए एक विशेष उपहार बनाया, एक फ़ोटो फ्रेम तथा बधाई का सुंदर कार्ड। यह सब उसने नानू द्वारा फेंके गए कागज़ की लुगदी से बनाए थे। यह नानू के लिए एक नया अनुभव था। उसके सभी मित्र अपने मुखौटे के साथ घर ले गए। नानू बहुत उत्तेजित था और वह अपना भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था। विद्यालय की छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात नानू घर वापस आ गया। उसका शहर श्याम के गांव से कितना अलग था
वह गांव स्वच्छ और साफ सुथरा था, इसलिए वहाँ कचरा बीनने वाले भी नहीं होते थे। परंतु अब उसने कचरा बीनने वालों बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देखकर नाक वो चढ़ाना छोड़ दिया था। आपने भी अपने घर के आसपास दूसरे स्थानों पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते हुए देखा होगा। इन बच्चों को कार्य करते देखिए और पता लगाइए कि वे कचरे के उपयोगी पदार्थों को कैसे पृथक करते हैं। वे वास्तव में हमारी सहायता कर रहे हैं। ऐसा देखा होगा कि जो कचरा बहुत सारा बीनते हैं वो अलग अलग उनको, जैसे जो प्लास्टिक अलग हो गया, लोहे का सामान अलग हो गया, और ऐसे अलग अलग चीज़ें को अलग अलग करके बेच देते हैं। कचरा बीनने वाले किसी बच्चे से बात करके यह पता लगाइए कि वे एकत्र किए गए इस कचरे का क्या करते हैं, वे इन्हें कहाँ ले जाते हैं, क्या वह अथवा इसका मित्र विद्यालय जाता है या जाते हैं, यदि नहीं तो इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। क्या आप इस बच्चे को पढ़ने और लिखने में सहायता कर सकते हैं? क्या आपने कभी अपने घर के ऊपर पुराने समाचार पत्रों, कांच, धातुओं की, प्लास्टिक की थैलियों, पुरानी नोटबुकों को किसी कबाड़ी को बेचने में घर वालों की सहायता की है? उससे बात करके पता लगाइए कि वह सब कबाड़ का क्या करते हैं। ये सभी कबाड़ का जो है इकट्ठा अलग अलग इसको कर लेते हैं, प्लास्टिक, लोहा, पीतल, तांबा, उन सभी को अलग सेल कर देते हैं। कई जो चीज़ें हैं वो पुनः से मतलब दोबारा से रिसाइकिल हो जाती हैं और कुछ जो है नहीं होती हैं। सो हम इंग्लिश में जब बात करते हैं इसके बारे में कि जो चीज़ें हैं हमें कि सोचना है और उसके बाद फेंकना है, थिंक एंड थ्रो, एक स्टोरी ही इसमें बताई हुई है। तो हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज ग्रोन आउट ऑफ बाय ईच हाउस एवरी डे? यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाय यूजिंग अ बकेट। मतलब ऐसा आप चाहें तो कितना आप यूज़ कर रहे हैं, तो 5 से 10 लीटर का यदि आप बकेट लेंगे और उसमें आप जो वेस्ट कलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि दिन में बहुत सारा जो है आप मतलब महीने में बहुत सारा जो वेस्ट हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो एक स्टोरी इसमें बताई हुई है नानू और श्याम की, जिसमें वो क्या करता है, नानू बहुत सारा कचरा डेली जो कचरा अपने किताब से डेली बना बना के एरोप्लेन में उड़ाता है और फेंक देता है। तो एक दिन उसकी नानी जो है वो लुगदी जो बनती है, लुगदी आपने देखा होगा कि पुराने जो पेपर्स हैं उनको गला के और पीस के फिर उसमें उसको लुगदी बनाई जाती है। तो वो लुगदी लगाती हैं। तो नानी से पूछता कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो बोले उसको हम टोकरी को मजबूत बना रहे हैं। तो एक दिन फिर नानू को जब बर्थडे रहता है तो उस दिन फिर वो अलग अलग तरीके से श्याम उसको गिफ्ट करता है। तो उसी प्रकार इसमें कहानी में बताया गया है कि हम कैसे जो हमारे पास सामान है उसको हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। और इसमें बताया हुआ है कि जब नानू रिटर्न आता है अपने घर तो उसके आसपास गांव में जो कचरे बीनने वाले रहते हैं, पहले वो उनको भगा देता था, लेकिन अब बाद में वो उनको भगाता नहीं है, क्योंकि उसको पता चल गया कि आखिर इनका दोबारा से उपयोग किया जाता है। जब बर्थडे के बाद जब वो आता है तो वहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे बीने रहते हैं तो उनको वो चिल्लाता नहीं है। आप चाहें तो इसमें बता रहे हैं कि जो बीनने वाले रहते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं या फिर उनकी कुछ मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर मदद कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे हैं बच्चे वो ना तो पढ़ाई करते हैं, और यदि नहीं कर रहे हैं तो आप उनसे चाहें तो पूछ सकते हैं कि क्या कारण है, और जो भी मदद हो तो उनकी चाहें आप मदद कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कागज़ की रिसाइकलिंग और कागज़ का पुनः चक्रण। इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगज़ीन, पुरानी नोटबुक, पत्र एवं अन्य बेकार कागज़ों की आवश्यकता होगी। चमकदार एवं प्लास्टिक लेपित कागज़ का उपयोग मत कीजिए, मतलब आपको पुराने न्यूज़पेपर वगैरह इनकी उपयोग करना है। इसके अतिरिक्त आपको तार की जाली फ्रेम भी चाहिए। फ्रेम के स्थान पर आप बड़े आकार की छलनी भी ले सकते हैं, इससे आपको उपयोग में आएगा। कागज़ों को छोटे छोटे टुकड़े में फाड़िए, इन्हें एक बाल्टी अथवा टब में रखकर डाल दीजिए। कागज़ के टुकड़ों को
जल में 1 दिन के लिए डूबा रहने दीजिए। आप भीगे हुए कागज़ को काटकर गाढ़ी लुगदी बनाइए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। अब फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को फैलाइए। लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे से ठोकिए। जल के बहकर निकल जाते तक प्रतीक्षा कीजिए। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा अथवा समाचार पत्र फैला दीजिए, जिससे लुगदी का अधिक से अधिक जल सोख लिया जाए। जब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम में अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर धूप से सुखाइए। समाचार पत्र के किनारों पर कुछ भारी वस्तु में, जिससे वो ना मुड़ सके। रंगीन कागज़ प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व आप इसमें खाने वाले रंग मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियां, फूलों की पंखुड़ियां तथा रंगीन कागज़ के टुकड़े भी मिला सकते हैं। ऐसा करने से आप सुंदर पैटर्न वाला पुनः चक्रण का आकर्षक कागज़ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने कागज़ का पुनः चक्रण किया, क्या वैसे ही हमारे एक चीज़ का कर सकते हैं। ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं दोबारा यूज़ हो जाती हैं, लेकिन और कुछ चीज़ें जो उपयोग नहीं कर पा। अब जैसे अब प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक 2 प्रकार के रहते हैं, जिनको हम कई बार उपयोग कर सकते हैं और कई बार इनको हम सीधा फेंकना पड़ता है। हम इंग्लिश में बात कर लेते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग कैसे कर सकते हैं? You will require pieces of old papers, magazines, used envelopes, notebooks of any other paper, and do not use shiny and plastic coated papers. And you will also need a frame fitted with a wire mesh or a net, and you can also use a large sheave in place of a frame. फ्रेम की जगह आप चाहें तो इनका यूज़ कर सकते हैं। Tear the paper into small pieces, put them in a tub or a bucket and pour water in it, and let the piece of the paper remains submerged in the water for a day, and make a thick paste of paper by pounding it. Now spread the wet paste on the wire mesh in the frame and pat it gently to make the thickness of layer of the paste as uniform as possible, and wait till the water drain off. If required, spread an old cloth or a sheet of newspaper on the paste to let it soak up the extra water. आप चाहें तो इसको रिसाइकिल ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है? Now carefully remove the layer of the paste from the frame, spread it on a sheet of newspaper in the sun. उसके सूरज की रोशनी में आपको सुखा सकते हैं। कीप द कॉर्नर ऑफ द न्यूज़पेपर शीट प्रेस्ड बाय द पुटिंग सम वेट, और आप न्यूज़पेपर के कॉर्नर में रख सकते हैं जिससे वो मुड़े ना। यू कैन ऐड फूड कलर्स, पीसेस ऑफ ड्राई लीव्स और फ्लावर पेटल्स एंड पीसेस ऑफ कलर पेपर, और जिससे आप उसको चाहें तो शाइनी बना सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से कलरफुल। अब आगे बात करते हैं कि क्या प्लास्टिक जो है वो वरदान है या फिर अभिशाप है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें प्लास्टिक्स के जो बैग हो गए, पॉलीथीन हो गए, ये सब चीज़ें जिसको आप मतलब जिसके बिना आजकल रह नहीं सकते हैं। मतलब जब भी आप बाज़ार जाएंगे तो आपको पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ती ही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आप बिना उसके उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या वरदान है या फिर अभिशाप है, इसके बारे में बता रहे हैं।